रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी जिसमें हरियाणा में एक जगह लगती है फरीदाबाद, और उसी फरीदाबाद में एक ओयो होटल में एक कपल्स आते हैं और थोड़ी देर वो कपल्स एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और उसके बाद में ये होता है कि वो जो कपल्स होते हैं उनमें कोई झगड़ा वगड़ा होता है। दरवाज़ा बहुत देर तक खुलता नहीं है। उसके बाद होटल स्टाफ को कुछ डाउट होता है। होटल स्टाफ दरवाजे को बार बार बजाता है। जब दरवाज़ा बार बार बजाया जाता है तो जो लड़का होता है अंदर, वही लड़का बस बाहर निकल के आता है, जिसका नाम दीपक होता है। उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। और जो लड़की शीबा होती है वो कमरे के अंदर मृत पड़ी हुई होती है। वो तो होटल स्टाफ ने इस लड़के की आईडी वगैरह सारी चीज़ें ले रखी थी, जिससे इस पूरे केस का बहुत जल्दी खुलासा हो गया। इस पूरे केस को मैंने डिटेल में कल अपने सेकंड चैनल पर कवर किया था। जिस किसी ने भी ना सुना हो तो सेकंड चैनल का लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, इस केस का रेफरेंस मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ कि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी बहुत ज़्यादा सिमिलर, इससे मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। दोस्तों, जब कभी भी कोई व्यक्ति या फिर यूँ कहें कि कोई कपल जब कभी भी वो होटल में जाते हैं तो कपल हमेशा यही सोचता है कि कम से कम आईडी देकर काम चल जाए। वही जो होटल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आईडी ले ली जाए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम हम फंसे ना। लेकिन दोस्तों, इस बीच में होटल स्टाफ या फिर यूँ कहें कि बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं। होटल वाला जो स्टाफ होता है वो अपने ईमान को कुछ इस कदर बेचता है, जिसकी वजह से कई बार कुछ ऐसी खौफनाक कहानियाँ, कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं निकल के आती हैं कि जिसको सुनने के बाद में इंसान का कलेजा कांप जाए। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला है वो हर रात 10 बजे जारी है, तो आप लोग हमारी हर क्राइम स्टोरीज़ को रेगुलर बेसिस पे टाइम पे सुन सके। तो चलते हैं, फिर कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो कायदे से इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है, एक शहर लगता है। काफ़ी जाना माना ये शहर है, गाज़ियाबाद। और इसी गाज़ियाबाद के अंदर एक थाना लगता है, बजरिया थाना। और इसी बजरिया थाने के अंतर्गत एक होटल आता है, अर्शदीप होटल। अच्छा, ये जो अर्शदीप होटल है, अक्सर इस अर्शदीप होटल में लोग रुकने के लिए आते हैं। कपल्स की पहली पसंद के तौर पे इस होटल को लोग देखते थे, क्योंकि ये जो होटल है ये स्टेशन के पास है। तो 4 मई साल 2023 के दिन की ये बात है। 4 मई साल 2023 को इस होटल के अंदर रुकने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ नॉर्मल लोग भी आते हैं, कुछ कपल्स भी आते हैं। 4 तारीख को आते हैं, अपने अपने रूम की चाबी लेते हैं, अपने अपने रूमों में जाकर चेक इन करते हैं। और उसके बाद में, चूंकि होटल स्टाफ ने बता दिया था कि सुबह को इतने टाइम तुम्हें चेकआउट कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जो किराया है वो डबल लग सकता है। ऐसे में सुबह के 4 बजे, 7 से 8 बजे के आसपास जो लोग थे वो चेकआउट करते हैं। अब दोस्तों, लोग चेकआउट कर चुके थे, लेकिन कुछ रूम ऐसे थे जिन रूमों से लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया था। अच्छा, ये जो अर्शदीप होटल है, इस होटल में एक स्वीपर भी है जिसका नाम अच्छेलाल है। अच्छेलाल आता है, चूँकि कमरों की साफ़ सफाई भी करनी थी। कई बार ऐसा होता है कि कमरों के अंदर कुछ कचरा रह जाता, कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह रह जाते, तो उनको साफ सफाई करना, साथ में जो बेडशीट वगैरह होती है वो बदलना। तो अच्छेलाल जो था वो पहले एक कमरे में जाता है, दूसरे कमरे में जाता है, तीसरे कमरे में जाता है। ऐसा करते करते अच्छेलाल जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। उसके बाद में ये ऊपर पहुँचता है। ऊपर जाने के बाद भी इसी तरीके से एक कमरे को साफ़ करता है, दूसरे कमरे को साफ़ करता है, तीसरे कमरे को साफ़ करता है। लेकिन एक रूम ऐसा था जहाँ से अभी तक रूम में जो व्यक्ति रुकने के लिए आए थे उन्होंने चेकआउट नहीं किया था। जो रूम था, जिस रूम के अंदर से चेकआउट नहीं किया गया था, वो रूम था 104, यानी रूम नंबर 104। लिहाजा जो सफाई कर्मी होता है अच्छेलाल, वो सोचता है कि इस रूम के अंदर से लोगों ने क्यों अभी तक चेकआउट नहीं किया, क्या ये एक और रात रुकना चाहते हैं, एक और दिन रुकना चाहते हैं। फिर सोचता है कि हो सकता है कि ये लोग सो गए हों, थक हार गए हों, उसके बाद उठें, उठने के बाद में कहें कि इतना टाइम हो गया और हम तो यहाँ रुकना नहीं चाहते, हम तो जा रहे हैं। तो उसके बाद में ये नेक्स्ट दिन का किराया ना दें। फिर सोचता है कि एक बार बता देता हूँ, अगर वो लोग रुकना चाहेंगे तो फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा, साफ़ सफाई अगर कुछ करानी होगी तो करा लेंगे। इसलिए ये जो स्वीपर होता है अच्छेलाल, ये उस रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन जैसे ही ये रूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो जो रूम था ये थोड़ा सा अंदर की साइड में हो जाता है, यानी रूम खुला हुआ था। अब दरवाज़ा जब रूम का खुला हुआ ये अच्छेलाल देखता है तो थोड़ा सा इसको आश्चर्य भी होता है कि ये क्या बात है। अमूमन जब रूम के अंदर कोई व्यक्ति आता है अपने पार्टनर के साथ में या फिर कैसे भी, तो वो नॉर्मली गेट जो होता है उसको बंद रखते हैं। तो आज इस रूम में ऐसा कौन है जिसने रूम का दरवाज़ा ही बंद नहीं किया है। इसलिए जो अच्छेलाल था ये डरते डराते उस रूम के अंदर कदम रखता है, लेकिन डर रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर दें, किसी की प्राइवेसी को तोड़ दें, और कहीं ना कहीं ये होटल के उसूलों के भी खिलाफ था।
लेकिन जैसे ही ये अच्छे लाल उस रूम के अंदर बढ़ता है, दिखता क्या है कि इस रूम के अंदर जो महिला आई हुई थी वो बेड के पास में औंधे मुंह पड़ी हुई है। अब जब अच्छे लाल उस महिला को इस तरीके से औंधे मुंह पड़े हुआ देखता है तो इसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है, आगे बढ़ता है। ये उस महिला को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महिला बेहोश हो गई हो या फिर नींद में हो। इसके साथ में जो व्यक्ति था वो यहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। लिहाजा अच्छे लाल इस महिला को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो महिला थी शायद इसके अंदर कुछ भी बचा हुआ नहीं था। इस महिला की जो गर्दन होती है वो एक साइड को ढुलक जाती है। अब जैसे ही गर्दन एक साइड को ढुलकती है तो अच्छे लाल समझ जाता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। लिहाजा अच्छे लाल जो था वो घबरा कर वहाँ से भागता है। भागने के बाद में तुरंत होटल के स्टाफ के पास पहुँचता है और वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं विजय यादव, उनसे कहता है कि रूम नंबर 104 के अंदर इस तरीके से हो गया। अब जो मैनेजर था वो भी भागता है। भागने के बाद में वहाँ पे स्टाफ से पानी मंगाता है, उस महिला के मुंह पर ऐसे करके पानी छिड़कता है, लेकिन जो महिला थी वो टस से मस नहीं होती है। अब इस तरीके का दृश्य देखने के बाद में जितने भी लोग वहाँ पर, जितना भी होटल का स्टाफ था, वो सब के सब बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब उसके बाद में जितने भी होटल का स्टाफ था, चाहे वो मैनेजर हो या फिर मालिक, ये सारे लोग मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है कि अर्शदीप होटल के अंदर रूम नंबर 104 के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिली है, पुलिस आनन फान में वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद में डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। जिस्म पर कोई चोट का निशान नहीं, कहीं पर नाखूनों के, कहीं पर खरोच के कोई निशान नहीं। अब शुरुआत में पुलिस को ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि इस महिला के साथ में कुछ अनहोनी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि महिला की नेचुरल डेथ हो गई हो, इसको हार्ट का कुछ दिक्कत आई हो, या फिर इसने जहर खा लिया हो, या फिर कुछ और। लेकिन पुलिस वाले सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अगर महिला की मौत हुई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन मामला साफ था कि होटल के अंदर ये लोग आए थे, तो इन लोगों ने अपनी आईडी वगैरह होटल के स्टाफ को दी होगी, यानी रिसेप्शन पे जमा की होगी। उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस वाले जो थे वो होटल के रिसेप्शन पे पूछते हैं, और पूछने के बाद में कहते हैं कि रूम नंबर 104 के अंदर जो कपल रुके थे उनका किसी का आधार कार्ड तुम्हारे पास है क्या? तो जो होटल का स्टाफ होता है वो उस महिला का आधार कार्ड देते हैं। आधार कार्ड के हिसाब से देखा जाता है कि इस महिला का नाम प्रियंका है, एड्रेस वगैरह सारा आधार कार्ड पे मेंशन था। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि ये महिला किसी के साथ आई थी, तो होटल वाले बताते हैं कि हाँ, वो एक व्यक्ति के साथ आई थी और वो रात के 2 बजे के आसपास यहाँ से चला गया। अब पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो वो जो व्यक्ति है जो रात के 2 बजे के आसपास यहाँ से भाग के गया है, या तो वही कातिल हो सकता है, और अगर महिला के साथ में कुछ नेचुरली कुछ हुआ है तो उसका चश्मदीद जो है वही व्यक्ति है, तो वही पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो होटल के स्टाफ से पूछते हैं कि तुम्हारे पास में उस व्यक्ति का कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ है क्या? तो जो होटल का स्टाफ होता है वो बताता है कि उस व्यक्ति का नाम सतीश था और उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उसने लिखवाई थी। लिहाजा पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है, उस व्यक्ति का नाम पता चल गया कि सतीश है, और महिला की जो पहचान है वो प्रियंका के नाम से हुई है। तो ऐसे में ये जो मामला है ओपन इंसर्ट मामला है, कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा मुशक्क़त पुलिस को करनी नहीं पड़ेगी। डेड बॉडी पुलिस को मिल गई, डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई। जो व्यक्ति इसके साथ में आ गया था उसका भी पता चल गया, उसका भी नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो पुलिस को इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए कम से कम ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले इस केस को सुलझाने के लिए जो पुलिस वाले होते हैं, इस महिला के एड्रेस पर जो इसका घर था वो सारी चीज़ें पता लगाकर उसके परिवार वालों से बात करते हैं। परिवार वालों को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे घर की कोई महिला है जिसका नाम प्रियंका है। अच्छा, जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमारे घर की एक महिला है, प्रियंका है, लेकिन तुम कौन हो, तुमने क्यों कॉल किया है, और तुम आखिरकार प्रियंका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम तो गाज़ियाबाद के बजरिया थाने से बोल रहे हैं, और ये जो प्रियंका है अपने एक मित्र के साथ में अर्शदीप होटल में आई थी और वहीं से इसकी डेड बॉडी मिली है। लेकिन ये अपने किसी दोस्त सतीश के साथ में आई थी। हमने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि तुमको बता सकें कि तुम्हारे घर परिवार की एक महिला की हत्या हुई है, उसकी डेड बॉडी मिली है, और जो सतीश है उसके बारे में तुमसे पूछताछ करनी है। क्या तुम किसी सतीश नाम के व्यक्ति को जानते हो? अच्छा, जो घर वाले होते हैं वो इस महिला को तो जानते थे क्योंकि उनकी घर की महिला थी प्रियंका, लेकिन सतीश कौन था इसके बारे में घर वालों को कोई भी खबर नहीं थी। लिहाजा जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम तो सतीश को नहीं जानते कौन है, और ना हमने कभी देखा, ना हमारी कभी उससे बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पर पुलिस वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि सतीश जो हो वो इस महिला का बॉयफ्रेंड हो, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इस होटल में आई हो रुकने के लिए, टाइम बिताने के लिए। तो ऐसे में घर वालों को हो सकता है कि बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हो नहीं, तो इसमें भी पुलिस वालों को लगता है कि चलो कोई मुश्किल नहीं है। सतीश का एड्रेस, सतीश का मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें हैं, कांटेक्ट करेंगे, सतीश को बुलाएंगे। उसके बाद में ये जो मामला है ये पूरी तरीके से ओपन एंड इंसर्ट है। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो जो नंबर दिया हुआ था उस सतीश ने, पुलिस वाले उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, तो जो नंबर होता है वो नंबर स्विच ऑफ जाता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि नंबर स्विच ऑफ है,
इसके बाद में पुलिस वाले उस एड्रेस का पता निकालते हैं, एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में सतीश नाम के व्यक्ति के बारे में पता करते हैं कि भैया सतीश कौन है। लेकिन पुलिस को बड़ी हैरानी होती है, वहां पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर तो सतीश नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। अब पुलिस वाले एक अलग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जो एड्रेस लिखवाया था वो यही था, नंबर दिया था और नाम बताया था, सतीश बताया था। तो ऐसे में यहाँ पर हमने पता किया तो यहाँ पर सतीश है नहीं। मोबाइल नंबर ऐसा दिया कि उसको कोई चलाता नहीं है। और लड़की के घर वालों से पूछा कि सतीश कौन है, तो लड़की के घर वाले भी जो है वो सतीश के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। लिहाजा पुलिस के लिए जो मुश्किल थी ये अब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को ये भी पता करना था कि ये जो महिला प्रियंका है ये रहने वाली तो अलीगढ़ की है, लेकिन अलीगढ़ से ये महिला यहाँ पर किसके साथ आई, यहाँ पर किसके साथ रह रही थी, ये सारी चीज़ों के जो सवाल थे ये पुलिस के जहन में थे। यानी पुलिस के जहन में सवाल तो कई थे लेकिन किसी भी बात का कोई भी जवाब एटलीस्ट पुलिस के पास तो नहीं था। अब एक तरीके से पुलिस के सामने जब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं, पुलिस के पास में एड्रेस तो था लेकिन उस एड्रेस पर सतीश नहीं था, पुलिस के पास में मोबाइल नंबर तो था लेकिन मोबाइल नंबर चालू नहीं था। एक लड़की प्रियंका थी जो कि रहने वाली तो अलीगढ़ की थी लेकिन उसके फैमिली वाले किसी भी सतीश को जानते नहीं हैं। अब कायदे से पुलिस वालों को होटल प्रशासन के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये कैसा होटल है, जो लोग यहाँ पर रुकते हैं उनकी पूरी डिटेल भी ये लोग नहीं लेते। अच्छा, जो होटल वाले होते हैं वो पुलिस से ये कहते हैं कि साहब ये जो महिला थी ये तो हमारी रेगुलर कस्टमर थी, अक्सर ये महिला आया करती थी और कई बार इससे कुछ लोग मिलने के लिए भी आया करते थे। तो हम ऐसे एक एक कर सबकी आईडी नहीं लेते थे, उनके नाम, उनके एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग फिल कर लिया करते थे और उसके बाद में हम लोग उन्हें जाने देते थे। बहरहाल पुलिस वालों को तो इस केस को सुलझाना था, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि इस केस को अगर ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता तो कम से कम हमें टेक्निकल टीमों का सहारा लेना चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले जो है वो सोचते हैं कि इस होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं एक बार उन सीसीटीवी कैमरास को खंगाल लेते हैं और यहाँ से अगर उस व्यक्ति की कोई तस्वीर, कोई ऐसी फुटेज मिल गई तो उसके आधार पर उस व्यक्ति की शिनाख्त हो जाएगी। साथ के साथ इस व्यक्ति की फोटोग्राफ्स को हम लोग प्रियंका के फैमिली वालों को भी दिखाएंगे। हो सकता है कि प्रियंका के जो फैमिली वाले हैं वो इस फोटोग्राफ्स को पहचान लें और उसके बाद में ये जो पूरा मामला है वो ओपन एंड इंसर्ट हो जाए, उस व्यक्ति की पहचान हो जाए, वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ जाए और उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी, मामला क्लियर, दैट्स ऑल। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास को एक एक करके चेक करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की जो मुश्किलें थी ये कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस होटल के बहुत सारे ऐसे कैमरे थे जो अमूमन ख़राब पड़े हुए थे। अगर कुछ कैमरे चालू भी थे और जिसमें उस व्यक्ति की तस्वीर कैप्चर हुई थी तो उनकी जो वीडियो क्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उससे उस शख्स की शनाख्त कर पाना, पहचान कर पाना यही मुश्किल था। लिहाजा पुलिस वाले ये तो समझ चुके थे कि सीसीटीवी कैमरा से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति है, उसका नाम है, लेकिन नाम का व्यक्ति वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एड्रेस है, उस एड्रेस पर इस नाम का कोई व्यक्ति रहता नहीं है। परिवार वालों ने बताया कि वो सतीश को जानते नहीं हैं और उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली है तो वो फुटेज इतनी क्लियर नहीं है कि जिससे इस मामले को सुलझाया जा सके। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो महिला है, इस महिला का मोबाइल नंबर लेके अगर इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए तो हो सकता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड हो और उसने इससे लास्ट टाइम कोई बातचीत की हो या फिर कुछ पता चल जाए वहाँ से। इसलिए पुलिस वाले इस महिला का मोबाइल नंबर लेते हैं एंड मोबाइल नंबर लेने के बाद में अब इसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं। पुलिस वालों ने कॉल डिटेल्स इस उम्मीद में निकाली थी कि कॉल डिटेल्स निकलेगी, उस व्यक्ति का पता चलेगा, उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी और इसके बाद इस केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस को ये केस जितना आसान लग रहा था, ये केस उतना आसान तो था नहीं, बल्कि इस केस के अंदर दिन ब दिन जो मुश्किलें थी, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। दरअसल जितने भी मोबाइल नंबर इस फ़ोन के अंदर जिनसे बातचीत हुई थी, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं था कि जिससे इतनी देर बातचीत हुई हो कि कम से कम उस व्यक्ति के ऊपर शक हो चुके। ऐसा कोई भी नंबर उस पूरी कॉल लॉग्स के अंदर मौजूद ही नहीं था। जितने भी नंबर थोड़े बहुत इस महिला के कॉल लॉग्स में थे वो नंबर या तो इनके फ्रेंड्स के थे या फिर दोस्तों के, जिनसे बहुत मामूली सी बात हुई थी। कई बार तो ऐसा था कि पूरा दिन कोई भी कॉल नहीं आती थी। तो भला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अगर इस महिला का कोई बॉयफ्रेंड हो और दिन भर कोई भी कॉल्स ना हो। लिहाजा पुलिस वाले अब यहाँ से भी जब इनको मायूसी हाथ लगती है तो उसके बाद में पुलिस वाले अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरीके से इस महिला की फैमिली से, उसके दोस्तों से, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। चौराहों के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस वालों के हाथ में ऐसा कोई भी सबूत,
ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला था जिससे कम से कम ये पहचान हो सके कि आखिरकार इस महिला के साथ में जो व्यक्ति रुकने के लिए आया था वो व्यक्ति कौन था। और ये सब जितनी भी मुश्किलात पुलिस को आ रही थी ये सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से आ रही थी। अब दोस्तों ये जो मामला था, चूंकि एक होटल का मामला था, एक होटल के अंदर एक युवती की शव मिली थी, मामला सुर्खियों में भी पहुंचता है कि होटल के अंदर एक महिला की शव मिला है और उसके बाद में कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे पुलिस के ऊपर बाहर से प्रेशर भी पड़ने लगता है। अब पुलिस वाले जो थे फॉरेंसिक टीमों का सहारा लेते हैं और पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर जाकर छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा था। दिन ब दिन इस पूरे मामले में गुजरते रहते हैं। होटल मैनेजमेंट से भी लगातार बातचीत हो रही थी। अब जब होटल मैनेजमेंट से लगातार इस बारे में बातचीत हो रही थी तो एक जगह जाकर एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि इस दौरान पुलिस वाले जो थे वो होटल मैनेजमेंट से लगातार पूछताछ कर रहे थे। चाहे वो स्वीपर हो जिसका नाम अच्छेलाल था, चाहे वो विजय यादव जो मैनेजर हैं, या फिर होटल का मालिक, इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो इन तीनों के जो बयान थे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर बयान थे, यानी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि पुलिस वालों को लगता है कि ये लोग रटी रटाई किसी स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो जो बयान होते हैं ये फ्लैक्चुअल होते हैं, कभी थोड़े से इधर हो जाते हैं, कभी थोड़े से उधर हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों जो बयान पुलिस को दे रहे थे वो तीनों के बयान ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा रटे हुए हों, जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर हो। लिहाजा पुलिस वालों को अब इन तीनों के ऊपर डाउट होता है। जब इन तीनों के ऊपर डाउट होता है तो पुलिस वाले इन तीनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। जब इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सख्ती दिखाई जाती है, तो ये तीनों कायदे से अब पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में उस व्यक्ति का नाम बताते हैं जो व्यक्ति इस महिला के साथ में इस होटल के कमरे में रुकने के लिए आया था। दरअसल जो नाम ये होटल वाले बताते हैं वो नाम होता है नौशाद अली उर्फ अच्छे का। जो नौशाद अली उर्फ अच्छे है वही इस महिला के साथ में इस कमरे में रुकने के लिए आया था। नौशाद अली उर्फ अच्छे जो है ये इसी जगह का, यानी गाज़ियाबाद में जो नूर नगर सिहानी पड़ता है, यहीं का रहने वाला था और उसे ये होटल स्टाफ जो था बहुत अच्छे से जानता था। लिहाजा अब जो पुलिस वाले होते हैं नौशाद अली उर्फ अच्छे को उठाते हैं। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आते हैं और यहाँ पे लाने के बाद में इसे जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो नौशाद अली उर्फ अच्छे एक कहानी सुनाता है और वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल ये नौशाद पुलिस को बताता है कि रहने वाला हमीरपुर का है, हमीरपुर का रहने वाला था क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो कामकाज की तलाश में सोचता है कि बाहर निकलना चाहिए। आमतौर पे अगर उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है तो या तो फिर वो दिल्ली जाता है या गाज़ियाबाद जाता है या फिर हरियाणा जाता है, गुड़गांव जाता है। अब ऐसे में ये जो नौशाद था ये इसी गाज़ियाबाद का रुख करता है। गाज़ियाबाद का रुख करने के बाद में यहीं पर एक किराए का कमरा लेता है, जो जगह मैंने आप लोग को बताई थी नूर नगर सिहानी में। यहीं के फिर किराए का कमरा लेता है, जो भी कुछ कामकाज करता है उसी कामकाज से अपना भरण पोषण करता है। इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इसी 4 मई साल 2023 को ये जो नौशाद था, ये नौशाद रेलवे स्टेशन पर होता है कि उसी समय रेलवे स्टेशन पर एक लड़की भी बैठी हुई होती है और इस लड़की का नाम होता है प्रियंका। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर हाय हेलो हो जाती है। जो प्रियंका थी वो नौशाद के सवालों का जवाब दे देती है। अच्छा, प्रियंका जब नौशाद के सवालों का जवाब देती है तो नौशाद को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए अब जो नौशाद था प्रियंका से थोड़ा क्लोज जाता है, बातचीत करता है। तो जो प्रियंका होती है ये बताती है कि वो अपने पति से लड़ झगड़ कर अलग रह रही है और यहीं पर वो रह रही है, बजरिया के पास में, यहीं पर रहेगी, आगे की ज़िंदगी भी यहीं गुजारेगी। पति के साथ वो जाना नहीं चाहती, पति अच्छा नहीं है उसका। अच्छा, जो नौशाद था इसको लगता है कि यहीं पर उसकी सिंपैथी उसको दिखाना चाहिए और शायद इसकी वजह से जो ये लड़की है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लिहाजा ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद में नौशाद कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं और हम लोगों को कोई बातचीत करते देखेगा तो फिर भला क्या समझेगा। कहीं पर रूम पर चलकर हमको बातचीत करना चाहिए। अब ये जो लड़की प्रियंका होती है ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने रूम पर लेके जाऊंगी तो लोग गलत समझेंगे, मैं तुम्हारे रूम पर जाऊंगी तब भी लोग गलत समझेंगे, तो बेहतर यही होगा हम लोग होटल में कहीं कमरा ले लें और वहाँ पर 2-4 घंटे रहें, एक दूसरे से बातचीत करें, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। अच्छा, उसके बाद में ये जो व्यक्ति होता है नौशाद अली, इसको लगता है कि लड़की होटल में जाने की बात कर रही है, तो इसलिए ये अपने परिचित के होटल यानी अर्शदीप होटल में लेके पहुंचता है। वहाँ पर ये कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद में ये जो नौशाद था ये होटल के स्टाफ से कहता है कि यार लड़की हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ और कल को कोई मामला हो गया तो मैं फंस सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी एंट्री मत करना।
अब जो होटल का स्टाफ था वो जान पहचान का स्टाफ था, इसलिए वो इसकी एंट्री करता नहीं है। उसके बाद नौशाद जो था वो इस लड़की के साथ में होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंचने के बाद में ये जो लड़की थी बेचारी, अपने जो दिल था उसका जो गम था वो गम को हल्का करने के लिए नौशाद को अपना अच्छा दोस्त समझकर इससे बातचीत कर रही थी। लेकिन ये जो नौशाद था उसकी अकेलेपन का फ़ायदा उठाने लगा था। नौशाद को लग रहा था कि लड़की ने होटल के कमरे में आने की बात कही है, यानी लड़की मुझसे फिजिकल होना चाहती है। अब जो नौशाद था ये उस लड़की को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की जब इस तरीके से देखती है तो उसको लगता है कि ये क्या, मैं तो बस महज दोस्त समझकर अपना दिल हल्का करने के लिए इसके साथ आ गई थी, लेकिन ये तो मुझसे फिजिकल होना चाह रहा है। लड़की जो थी वो इस बात का विरोध करती है। अच्छा, वो बेचारी परेशान इतनी ज़्यादा थी कि वो सोच रही थी कि कोई भी व्यक्ति मिले और सच्चा हो, दोस्त बन जाए तो उससे मैं अपना दिल हल्का कर लूँ। उसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन ये जो नौशाद था जब उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है तो वो जो लड़की थी अब नौशाद को धक्का देती है। वो कहती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। जो नौशाद था वो कहता है कि तुम मुझे होटल लेके आई हो और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें मेरे साथ में फिजिकल नहीं होना है। इसलिए नौशाद गुस्सा होता है, उस लड़की का गला दबाता है। गला दबाने के बाद में साइड में धक्का देता है। लड़की का जो सर होता है वो दीवार पे लगता है। दीवार पे लगने के बाद में जो गर्दन की हड्डी होती है वो टूट जाती है। ऑन द स्पॉट ही इस लड़की की मौत हो जाती है। जब लड़की की मौत होती है तो नौशाद उतर कर नीचे पहुंचता है, मैनेजर से बात करता है, मालिक से बात करता है कि मुझसे इस तरीके का क्राइम हो गया यार। तो उसके बाद में जो होटल का स्टाफ होता है ये इसके साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये करते हैं कि हम लोग अज्ञात या ऐसे ही कोई फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद में लड़की बाहर की है तो कौन भला इसका मामला आया गया हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा ही होता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया ज़रूर, लेकिन यहाँ पर होटल स्टाफ की लापरवाही साफ दिखाई पड़ी। जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बोला था, अगर होटल स्टाफ शुरू में ही उस व्यक्ति का पता बता देता तो शायद पुलिस को इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। और दोस्तों, एक लड़की प्रियंका जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से नाराज़गी में वहाँ पर थी और उसने एक अजनबी के ऊपर भरोसा किया, उसको अपना दोस्त भाई समझा और वही दरिंदा उसके ऊपर खाल बनकर टूट पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक बड़ी सीख भी है कि आज के इस ज़माने के अंदर, इस हैवानियत भरे ज़माने के अंदर किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं? बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन कमेंट्स पढ़ो उससे पहले आप लोगों के साथ में एक ज़रूर ऐलान में कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, वो ये है कि आज रात 11 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं, क्योंकि महीने का एंड हो चुका है। आज 31 तारीख है, तो आज रात आप लोग सब इंतज़ार करिएगा, रात को 11 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं। तो चलते हैं, अब आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें रॉक राइडर पहला कमेंट करते हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं उनका मैं सबका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब मैं सारे लोगों के एक कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। राइडर रॉक है, इनका नाम शाहनवाज है, लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमेंट्स करके 100 कर दिए भाईजान, यानी मेरे भाई ने मदद की है और 100 कमेंट्स कर दिए, शुक्रिया। प्रेम कुमार जी का प्यारा सा कमेंट्स है, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट करते हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। दिनेश कुमार है, लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है। नरेंद्र किशोर है, लिखते हैं मैं आपकी हर वीडियो को देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है धीरज सिंह का है, लिखते हैं राम जी भैया जी, आपकी कहानी सुनकर अच्छा लगा, ऐसे ही आप चलते रहें, भगवान आपको कामयाबी दे। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में एक खान है, अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं, लिखते हैं आपकी कहानी से समाज को अच्छी सीख मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। राजू सोलंकी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई साहब। तो राजू सोलंकी जी शुक्रिया मेरे भाई आपका। उसके बाद में आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अली रोशन जी हैं, लिखते हैं आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है भैया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में शान आलम है, लिखते हैं सर मैं आपकी सारी स्टोरीज़ को सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट है उमा शंकर, ये लिखते हैं जय राम जी मलिक भाई जी। तो उमा शंकर जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में प्रेम कुमार है, लिखते हैं भाई नाइस स्टोरी। राजेश कुमार है, लिखते हैं शेर जो वादा किया है, यानी शेर पढ़ते हैं, लिखते हैं जो वादा किया है वो निभाना होगा, एक दिन तुम्हें लौट कर आना होगा, तुम जो मुझे छोड़कर मुस्करा रहे हो, एक दिन तुम्हें पछताना होगा। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर आपकी शायरी का मैं फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा शेर है। उसके बाद में सरफराज सिद्दीकी हार्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं आपकी कहानी को ओमान से सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट पीके शर्मा जी का है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद अहमद लिखते हैं मलिक भाई नाश स्टोरी, पूरा नौजवान समाज डरा हुआ है, सारी पत्नियों को क्या हो गया है। तो दिलशाद अहमद जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, शुक्रिया। खुबैब खान है जो बहुत सारे हार्ट्स बनाकर शुक्रिया अदा करते हैं। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं लगे रहो भाई आज जब तक 5 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाएं। तो ये तो एक सपने जैसा है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे मेरे और मैं आज 1000-2000 व्यूज़ पे काम कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है।
उसके बाद में शान आलम लिखते हैं सर गाज़ियाबाद लोनी से कहानी सुनता हूँ। पीके शर्मा है लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। पुष्पेंद्र कुमार शर्मा डिस्ट्रिक्ट हरदोई से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट है मुसहब अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे दोस्त का नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, दोहा कतर से हैं और सुनते हैं और उनके नाम की अपील है आप नाइस स्टोरी। तो मुसहब अंसारी जी आपके जो दोस्त हैं जिनका नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी कहानी सुनते हैं। इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये पीके शर्मा का है, खुबैब खान जी का कमेंट्स है, धीरज सिंह जी का कमेंट्स है, दिनेश कुमार जी के कमेंट्स हैं, बहुत सारे सुनील त्यागी जी हैं जो बुलंदशहर से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं। साहिल जी, इनका नाम शहाबुद्दीन है, वो कहानी सुनते हैं। खुबैब खान जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं नमस्कार सर जी, जो कमेंट्स सुबह में करता हूँ इसलिए मेरे कमेंट्स पीछे हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद में HG करके आईडी लिखते हैं अवैध संबंध अंजाम भी गलत होते हैं जी, शुक्रिया। उसके बाद में खेमराज भट्टी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, राम राम। खेमराज गुज्जर छिटी GB नगर UP 16 से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आपको जो कमेंट सिद्दीक अहमद है लिखते हैं जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ज़रूर देता है। तो सिद्दीक अहमद जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कातिल जो होता है वो कत्ल करने के बाद में या तो पाताल में छुप जाए या फिर 7 आसमानों के ऊपर भी चला जाए, उसका जो जुर्म होता है ये दुनिया के सामने आता ज़रूर है। और मैंने आप लोग को ऐसे बहुत सारे केसेस सुनाए हैं जिसमें जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो 40-40 साल के बाद भी पकड़ा गया है और बाद में उसने पुलिस से यही कहा है कि इतना बता दो कि मुझे ढूंढा कैसे। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। औरत को पूरा हक है अलग होने का, खुला के ज़रिए फिर किसी की जान लेकर ख़ुद की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना, बहुत अच्छी बात कही। नसीम सईद हैं लिखते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम स्टोरीज़ हस्बैंड किलिंग की हो रही हैं, अफसोस। तो आपने कमेंट्स किया, शुक्रिया। प्रेम कुमार जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स हैं आप लोग के शान आलम, दिनेश कुमार जी और खुबैब खान जी, सरफराज सिद्दीकी जी, ये सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कमेंट्स देख लेता हूँ, किसी ने प्यारा सा कमेंट्स किया है। जी हाँ, आप सभी लोगों के अभी रिपीटेशन में कमेंट्स हैं तो रिपीटेशन वाले कमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहेंगे, लेकिन नाम मैंने आप लोगों के सबके लिए हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग रिपीट कमेंट्स करते रहें। लेकिन ऐसा ना हो कि स्पैम हो जाए, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, 2-4 कमेंट्स किया करें और उसके बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।